स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी तक हम सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। होप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे। कोई भी एग्जाम्पल को, कोई भी चैप्टर को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसी एग्जाम्पल्स को, जो हो चुके हैं उसी एग्जाम्पल को खुद से एक बार दो बार ट्राई करना है, खुद से उसकी प्रैक्टिस करनी है, पूरा सॉल्यूशन इन अ टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करना है। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं करंट अकाउंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, करंट अकाउंट मतलब क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड। तो फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, जिसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड आती है तो उसमें कैपिटल तो फिक्स्ड रहेगा और कैपिटल अकाउंट में होने वाली सारी एंट्रीज कहाँ होगी? करंट अकाउंट में होगी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? आज करंट अकाउंट ओपन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम आज करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस इज गिवन। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी में हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। परचेज ऑन 1/7/2018, पहले भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं गुडविल, वेजेस, करंट अकाउंट देखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब भी हम कोई भी नया क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई भी नया पॉइंट हम अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं तो उसे अंडरलाइन ज़रूर करना है। तो करंट अकाउंट किसका दिया है? मून का दिया है। सन और मून में से मून का क्या दिया है? डेबिट बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का। 8% डिबेंचर्स परचेज ऑन 1/10/18, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। क्रेडिट साइड में दिया हुआ है हमें कैपिटल सन और मून का। करंट अकाउंट दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड। बहुत सारे हेड्स हैं जो बहुत हो चुके हैं और कुछ हेड्स हैं जो हमें नए आए हैं। तो चलिए आज हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट को अच्छे से रीड करना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। इसका मतलब क्या है? पार्टनर को उनके प्रॉफिट के अलावा फर्म क्या देगी, बिजनेस क्या देगी? एक सैलरी, एक पर एनम मतलब पर ईयर एक अमाउंट पे करेगी, दैट इज 6,000। तो उसको क्या बोला गया? पार्टनर सैलरी है। तो दोनों पार्टनर्स को 6,000 पूरे साल का मिलेगा। डेप्रिसिएशन सभी को पता है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी 10%, 5%, 3%। तो ये क्या है? रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का 10% है, फर्नीचर का 5% है एंड मशीनरी का 3% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हम कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक 6,743। वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। एडवांस मतलब भी क्या होता है? प्रीपेड। हमने क्या किया? वर्कर को एडवांस दे दिया, तो वो क्या है? प्रीपेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इसका क्या नाम है इस एडजस्टमेंट का? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऐसा होता है बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में, जब हम एग्जाम में बैठे हुए थे तो कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, क्योंकि हमें हमेशा आदत होती है आउटस्टैंडिंग सुनने की, अनपेड सुनने की, प्रीपेड, एडवांस ऐसे सुनने की आदत होती है। तो इसी का मीनिंग हमें निकालना है। ऐसे अगर एडजस्टमेंट आई तो कुछ भी कन्फ्यूज होना नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट का सिंपल मीनिंग है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। एंड लास्ट में दिया हुआ है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है और इसीलिए हमें क्या कर दिया है? नेट प्रॉफिट हमारे एडजस्टमेंट में लिख के दे दिया है। तो देखते हैं हम वन बाय वन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने 3 अकाउंट्स बनाए हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ऊपर कि सबसे लास्ट में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। ठीक है, हम कोई अकाउंट बनाने जाएंगे भी ना दूसरे अकाउंट तो कोई आंसर नहीं आने वाला है। तो इसलिए क्योंकि उसके हेड्स ही नहीं दिए हैं, जैसा क्वेश्चन बनता है जो कैलकुलेट करने बोला होता है उसी तरीके का वो क्वेश्चन पूरा बना हुआ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें क्या बनाने बोला है? करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नहीं कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हम ऐसा करने वाले हैं और इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। बनाएंगे तो मार्क्स नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में पार्ट सभी लोग अच्छे से सुनेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट बहुत नई एडजस्टमेंट है, आप सभी के लिए फर्स्ट टाइम आई हुई है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 per annum
इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। अभी मैंने बताया था, जो देखो कोई भी पार्टनर होता है उनको क्या क्या मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है, वही उनका इनकम होता है, वही उनकी अर्निंग होती है पूरे साल भर की। लेकिन कभी कभी फर्म उनके काम के लिए फर्म से एक फिक्स सैलरी दी जाती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि ये प्रॉफिट होगा नहीं होगा या कितना होगा, हमें नहीं पता होता है। तो कभी कभी ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक डिसाइडेड अमाउंट उनको मिलेगी हर साल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सैलरी दी है सन और मून की। तो हम क्या करेंगे, इसके एंट्री करेंगे। सैलरी टू पार्टनर्स आपके एडजस्टमेंट में अगर आप बुक में लिस्ट में देखते तो आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पे सैलरी टू पार्टनर्स। तो इसकी एंट्री होती है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय, यहाँ पे तो मैं पहले बैलेंस के लिए जगह छोड़ दूंगी। सैलरी लिख देना या सैलरी टू पार्टनर्स लिख देना। क्या होगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे सन है और यहाँ मून है, सन मून। इस तरीके से सैलरी टू पार्टनर कितने दिया, 6000 पर मंथ। दोनों को बोला है पार्टनर्स, बोला है स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं दिया, तो दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी एंट्री होती है P&L के डेबिट साइड में। P&L का डेबिट साइड हमने बनाया है कि अभी नहीं, सैलरी हम किसी को भी दे रहे हैं, फॉर्म बिजनेस सैलरी दे रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो पार्टनर हो, किसी को भी दे रहा है, तो वो क्या है, एक्सपेंसेस है। तो वो कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। लेकिन आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है, तो वहाँ हम दूसरी एंट्री नहीं दिखा सकते। अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दूसरी एंट्री कहाँ दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो सैलरी टू पार्टनर करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन की एंट्री सभी को आती है। पहला दिया है फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, देन फर्नीचर, देन मशीनरी। चलिए एक एक करके पूरा सॉल्व करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, ये हो जाता है 4,000। आउटर में आएगा 36,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 18,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%। उसके बाद दिया हुआ है हमें मशीनरी पहले इसका अमाउंट निकाल लेते हैं हम। 1800 का आधा 900, ये हो जाएगा 17,100। मैंने दोनों डेप्रिसिएशन लिख लिया है, हम तीनों डेप्रिसिएशन एक साथ सॉल्व करके फिर इसकी दूसरी एंट्री तो करनी ही नहीं है, P&L के डेबिट में जाएगा दूसरी एंट्री। तो हम और मशीनरी का भी देखते हैं। मशीनरी की तरफ हम जब देखते हैं तो मशीनरी का अमाउंट है 40,000, लेकिन इतना ही ना देते हुए उन्होंने क्या दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, परचेज ऑन 1 जुलाई मतलब 1/7/18 और अपना ईयर एंड क्या है 19। मतलब इसी साल हमने, साल के बीच में जुलाई मंथ में हमने क्या किया है, ये मशीनरी पूरा का पूरा 40,000 का मशीनरी परचेज किया है। तो देखेंगे इसका एडजस्टमेंट कैसे बनती है। वर्किंग नोट, हम वर्किंग नोट दिखा देंगे। इसका मशीनरी का पूरा अमाउंट है 40,000। अब क्या करेंगे इस पे, ये परचेज कब किया गया है, परचेज ऑन 1/7/18 एंड अकाउंट क्लोज कब होता है 31/3/19। तो इट मेक्स 9 मंथ्स, 9 मंथ्स हो गए, इसलिए क्या करेंगे 40,000 इंटू 3% चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 9 डिवाइडेड बाई 12। तो 40,000 का 3% निकालना है हमें और 9 मंथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 900। तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है डेप्रिसिएशन है हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे असेट साइड में मशीनरी 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये कहाँ से आया, तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा
39,100। इस तरीके से डेप्रिसिएशन की तीनों एंट्री की है। मशीनरी का परचेज का डेट दिया था और कोई अमाउंट स्पेसिफिकली नहीं दिया था कि कितना परचेज किया था, पूरा का पूरा अमाउंट, मतलब पूरा का पूरा मशीन उस डेट पे परचेज किया ऐसा कंसिडर करेंगे। और इस तरीके से मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकलेगा। और इसकी दूसरी एंट्री कहा जाती है P&L के डेबिट साइड में, जो हमने बनाए नहीं है, तो इसकी दूसरी एंट्री कहीं नहीं जाएगी अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा, ऑब्वियसली कैपिटल पे निकलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी दो एंट्री होती है डेफिनेटली, एक होता है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कैपिटल और करंट अकाउंट। तो आज हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो करंट अकाउंट के कहा जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम यहाँ शो कर सकते हैं वर्किंग नोट में, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का कैपिटल हमें देखना होगा कितना है 33,500, उस पर कितना चार्ज करना है हमें 5%। तो दोनों का सन एंड मून 33,500 इंटू 5% होता है 1675। दोनों का सेम अमाउंट है 33,500 इंटू 5%, परसेंट भी सेम है, तो 1675 दोनों केस में आएगा 1675 ऐसा दोनों केस में ये अमाउंट आएगा। 5% कैलकुलेट किया हमने। नेक्स्ट हमें दिया है वेजेस इंक्लूडेड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। तो वेजेस क्या है, एडवांस गिवन टू वर्कर, मतलब क्या है, प्रीपेड है ये वेजेस। अब वेजेस जो है ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेजेस इंक्लूड 1000 एज एडवांस, एडवांस बोलते हैं, क्या प्रीपेड वेजेस है। तो प्रीपेड वेजेस तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं असेट साइड में, प्रीपेड वेजेस या वेजेस गिवन टू एडवांस, वेजेस गिवन इन एडवांस ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800। इंटरेस्ट ड्यू था लेकिन हमने पेड नहीं किया, तो ये हो जाता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800। देन हमें दिया है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113। अब नेट प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, उससे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो हम क्या करने वाले यहाँ पे इसको ट्रांसफर करने वाले बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है टोटल दिया है 38,113 और वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका रेशो क्या है, इक्वल रेशो है। तो ये कितना हो जाएगा 19,056। तो ये हो जाएगा 19,056 7। एक से राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 19,565.5 आ रहा है। तो यहाँ पे 113 दिया था, एक को हमें 6 ही रखना पड़ेगा। ये दोनों का टोटल जो है, ये दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, जो प्रॉफिट दिया है वो उतना आना चाहिए, इसलिए एक में मैंने राउंड ऑफ किया और एक में 6 वैसे ही रहने दिया। चलिए अब नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यहाँ पे लिख लेना है रेशो 1:1, ताकि तुम लोग को याद रहे कि हमने 38,113 को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है इस रेशो में। चलिए आगे, अभी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अभी ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एक एंट्री करते जाना है हिडन एडजस्टमेंट छोड़ के। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी हो चुका है। गुडविल असेट होते हैं अपने, गुडविल इज 2000। वेजेस हम लेंगे नहीं यहाँ पे। करंट अकाउंट यहाँ पे ध्यान देंगे, करंट अकाउंट आ गया, यही नई बात है जो हम आज पढ़ रहे। मून का करंट अकाउंट दिया है और वो डेबिट साइड में दिया है। करंट अकाउंट के बारे में एक बात हमेशा याद रखना, करंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है या तो वो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट में भी आ सकता है। जैसे कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है, वैसा करंट अकाउंट का नहीं होगा, डेबिट में भी आ सकता है या क्रेडिट में भी आ सकता है।
इस केस में क्या करना है आपको, जिसका बैलेंस डेबिट में लिखा है उसका बैलेंस डेबिट साइड में लिख देंगे, किसके, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और जिसका बैलेंस क्रेडिट में दिया है उसका क्रेडिट में लिख देंगे। यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा 4000, यहाँ आ जाएगा। सन का नहीं है, मून का है, तो मून के कॉलम में मैं लिखूंगी 4000, तो इस तरीके से इसके एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है 8% डिबेंचर परचेज ऑन 1/10/18। अब डिबेंचर्स जो है वो डेबिट साइड में दिया है, डिबेंचर्स अपने लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे 8% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जो है वो है 8000, 8% डिबेंचर्स 8000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियस है हमें क्या बनानी है, एडजस्टमेंट बनानी है। इसका मतलब समझेंगे, कंपनी ने 8 डिबेंचर्स परचेस किए हैं, डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट होते हैं कंपनी के लिए, तो डिबेंचर्स परचेस किए हैं 8000 के, और उन्हें मिलने वाला क्या है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, और कितना 8%। ये क्या है, इंटरेस्ट विल बी रिसीव या इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो ये क्या होता है, रिसीवेबल होता है, हमें अभी मिला नहीं है। इसका दूसरा नाम है एक्रूड इंटरेस्ट, या इसको बोलते हैं अनरिसीव्ड इंटरेस्ट। तो इस एडजस्टमेंट का नाम क्या बन जाएगा, अनरिसीव्ड इंटरेस्ट। ये कंपनी के लिए क्या होगा, ये होगा इनकम होगा, बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा ये, तो अनरिसीव्ड इंटरेस्ट है। तो 8000 पे 8%, ये तो समझ में आ गया। लेकिन हमें 8000 पे 8% अगर कैलकुलेट करते तो पूरे ईयर की अमाउंट कैलकुलेट होगी, मतलब पूरा ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन जिस कंपनी से हमने डिबेंचर परचेस किए हैं, क्या वो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ये परचेस ही किए हैं हमने 1 अक्टूबर 18 को। तो जिनसे हमने डिबेंचर परचेस किए हैं वो क्या करेगी, अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट बनता है बस उतना इंटरेस्ट पे करेगी। तो यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन होगा 8000 इंटू 8%। अब अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए 6/12। तो ये क्या हो जाएगा, 8 मंथ्स का मतलब 6 मंथ्स का 8% के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। ये आता है 320 रुपीज, 320। अब ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें। ये क्या अनरिसीव्ड है, हमने डिबेंचर परचेस किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कभी ना कभी रिसीव होगा, कभी ना कभी मतलब नेक्स्ट ईयर रिसीव होगा 31 मार्च के बाद, तो इसलिए ये इसमें ऐड हो जाएगा। आगे दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब किसी एम्प्लॉय के लिए कंपनी और एम्प्लॉय दोनों इक्वल पोर्शन में कुछ अमाउंट उसके सैलरी में से जो अमाउंट साइड में रखा जाता है, या उसके फ्यूचर, जैसे हम रिटायरमेंट का अमाउंट बोलते हैं, रिटायरमेंट का अमाउंट जो रिसीव होता है एम्प्लॉय के लिए वो, तो उसमें क्या होता है, जितना अमाउंट एक एम्प्लॉय अपने सैलरी में से निकाल कर रखता है, साइड में रखता है, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के लिए साइड में निकाल कर रखता है कि फ्यूचर के यूज़ के लिए, यानी उसका जब सर्विस उसकी नहीं रहेगी तो उसमें उसको ये अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है ये तो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, लेकिन प्रोविडेंट फंड अगर इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस ने कहीं तो वो क्या हो जाता है, असेट हो जाता है। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसको याद रखने का एक तरीका है, इन्वेस्टमेंट ये वर्ड आया किसी के भी साथ तो वो क्या होगा, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसको हम लिखेंगे असेट साइड में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3500 उसके बाद हमें दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना है। पोस्टल स्टैम्प्स जो होते हैं वो एक्सपेंस होता है, दैट इज स्टेशनरी फॉर अस, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स की। मतलब स्टॉक मतलब क्या है कि पोस्टल स्टैम्प्स जो अनयूज्ड है, मतलब यूज नहीं हुए, हमारे पास बच गए हैं, तो जो भी चीज़ें बची है दैट विल बी आर असेट। तो वो एक्सपेंसेस तो नहीं हो सकता, वो लाइबिलिटी भी नहीं हो सकती है, ना वो इनकम है, तो वो क्या होगा, स्टॉक। किसी भी चीज़ का स्टॉक अपने पास है मतलब वो क्या है, हमारे लिए असेट है। तो ये भी असेट साइड में जाएगा, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प।
500 रुपीज़। इस तरीके से डेबिट साइड कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अभी हम क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या दिया है। कैपिटल अकाउंट दिया है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई भी हेड यहाँ अभी कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री इस अकाउंट में नहीं होगी, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सन मून सन मून। अब यहाँ पे कितना दिया, 33,500, दोनों का सेम अमाउंट है 33,500। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे पहले प्रीवियसली, अब ऐसा ना करते हुए वही सेम बात कर रहे हैं, हम वही सेम चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट की सारी एंट्री करंट अकाउंट में कर रहे हैं। और करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस पे दिया है वो हम लिख रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। बाकी सेम हम कैपिटल अकाउंट अब तक जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है। सिर्फ क्या करना है, शिफ्ट, यहाँ पे जो हेड्स थे वो सारे शिफ्ट यहाँ हो गए, मतलब सारी एंट्रीज अभी यहाँ होगी। कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ बैलेंस लिखा जाएगा। नेक्स्ट दिया है सन का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 6,000, ये क्रेडिट साइड में दिया है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितना है, इट इज 6,000। तो सन के कॉलम में मैं लिखूंगी 6,000, यहाँ डैश दे दूंगी, सन का है इसलिए, मून का तो डेबिट में था। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी होती है, नेक्स्ट हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ये भी लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट हमारा है रिजर्व फंड 5,000। रिजर्व फंड अभी मैंने बताया, रिजर्व फंड भी क्या था, ये पहले भी हेड आ चुका है। फंड्स मतलब क्या, कोई भी अमाउंट रिजर्व करके रखती है बिजनेस अपने फ्यूचर यूज के लिए, उसे रिजर्व फंड बोलते हैं। किसी कोई भी फंड हो वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। हर साल एक स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट निकाल के रखना होता है, तो वो क्या है, रिजर्व फंड है, वो है 5,000। उसी तरीके से प्रोविडेंट फंड भी आ गया है, तो प्रोविडेंट फंड ये भी है 5,000। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट की और ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्री हमने यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे पहले हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ मतलब लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो यहाँ पे तो एकदम ईजी सा है, 33,500 दोनों का बैलेंस आने वाला है। बहुत अच्छे से इसको क्लोज करना है, 2 लाइन से इसे क्लोज करना होता है। अब ये जो बैलेंस है ये जाएगा यहाँ लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट सन एंड मून 33,500 67,000 हो जाएगा ये 67,000। देन नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब करंट अकाउंट क्लोज करना है, करंट अकाउंट का टोटल इतना आता है। अब ये टोटल में से हमने 4,000 माइनस कर दिया, तो हमारा है 22,731, और यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो जो टोटल आई है वही हमारा बैलेंस बन गया 32,732। अब क्या करेंगे, इस दोनों बैलेंस को हम करंट अकाउंट के नाम से लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। 32,732 सन का है और मून का है 22,731। इस तरीके से दोनों का टोटल कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं 32,732 प्लस 22,731 55,463
55,463 और इन दोनों का टोटल आता है, इन दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, सभी को पता है। इसका टोटल आ रहा है 1,68,263। इस तरीके से ये बैलेंस शीट टैली हो रही है। ये बहुत अलग एग्जाम्पल है और इसमें मैक्सिमम नई एडजस्टमेंट्स आई हुई है। एक बार आप पूरा अच्छे से लिख लेंगे और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, खुद से आप अगर कोई भी एग्जाम्पल बार बार सॉल्व करते हो तो एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी लर्न होती है। एडजस्टमेंट हम लर्न नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस ही आपको एडजस्टमेंट लर्न होनी चाहिए। तो हमने आज क्या क्या नया पढ़ा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन डिबेंचर भी नया था हमारे लिए, उसके बाद करंट अकाउंट, डेफिनेटली पूरा करंट अकाउंट ही न्यू था। देन यहाँ पे मशीनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आया था आज। तो इस तरीके से प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट न्यू हेड आया था एंड प्रोविडेंट फंड। इस तरीके से आपको इन सबको टिक करके रखना है। कोई भी न्यू हेड्स आते हैं तो आपको उसको अलग कलर के पेन से अंडरलाइन करके रखना है या हाईलाइट करके रखना है। बस आज इतना ही, कल हम नया क्वेश्चन देखेंगे।